वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस। दोस्तों, आज हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए लेकर आए हैं उनके तृतीय प्रश्न पत्र विज्ञान का फुल सोल्यूशन। इससे पहले हम तीसरे सेमेस्टर के लिए लाते हैं अपना उनके चौथे प्रश्न पत्र का सोल्यूशन मैथ का, जो वीडियो हम आपको पहले ही दे चुके हैं। और इससे पहले हमने फोर्थ सेमेस्टर की भी पूरी सीरीज आपको दी है, जिसमें आपको फोर्थ सेमेस्टर के 8 पेपर का सोल्यूशन दिया गया है। तो चलिए आज हम बात करेंगे आपका तीसरा प्रश्न पत्र विज्ञान की। ये जो पेपर है वो 2017 बैच के जो बैच पेपर हुए थे थर्ड सेमेस्टर के, उनके पेपर्स का सोल्यूशन है। तो चलिए बात करते हैं आज के पेपर की। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न की। आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें हरित लवक पाया जाता है। पहला क्वेश्चन है, हरित लवक पाया जाता है। आपके ऑप्शन है जंतु कोशिका में, कवक में, विषाणु में या वनस्पति कोशिका में। तो देखिए, हरित लवक या इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में। मतलब कि इसका आपका जो चौथा ऑप्शन है वो हो जाएगा सही। कहाँ पे? वनस्पति कोशिका में। इसका आपका जो है वो चौथा ऑप्शन सही है, क्या? वनस्पति कोशिका में। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किया था। क्या है दूसरा क्वेश्चन? टेलीफोन का आविष्कार किया था। आपके ऑप्शन है ग्राहम बेल, न्यूटन, आर्किमिडीज और सैमुअल मोर्से। तो आपका इसका इस ऑप्शन का पहला सही ऑप्शन है, इसमें क्या है? ग्राहम बेल। टेलीफोन का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था। इसके बाद बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन है, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। ऑप्शन है आपके काजल, जंतु चारकोल, कोयला या हीरा। तो देखिए, कार्बन के दो तरीके के रूप होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय में आपके आ जाते हैं हीरा है, ग्रेफाइट है, ये आते हैं आपके क्रिस्टलीय में। और अक्रिस्टलीय में हो जाते हैं आपके काजल हो गया, जंतु चारकोल हो गया, कोयला हो गया। देखिए, क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय में फर्क इतना ही होता है कि आप देख के समझ जाएंगे कि जैसे आप देख लीजिए ग्रेफाइट जो पेंसिल में होता है, जब से हम लिखते हैं तो धीरे धीरे से क्रिस्टल टाइप से बड़े बड़े दिखाई देते हैं। जब इससे लिखा जाता है उसकी क्रिस्टल की परतें पेपर पर उतर जाती हैं और वो लिखा हुआ दिखाई देने लगता है, तो वो होता है क्रिस्टल। ऐसे ही हीरा भी होता है। लेकिन आपका जो अक्रिस्टलीय होता है, जैसे काजल होता है, काजल आपने देखा होगा उसमें कहीं पे भी क्रिस्टल नहीं होंगे, बिल्कुल ही ज्यादा चिकना होता है एकदम से। तो यह थी क्रिस्टल की बात। आप समझ गए। इस हिसाब से इसका जो है चौथा ऑप्शन सही है। कौन सा? हीरा। हीरा और ग्रेफाइट दो कार्बन के क्रिस्टलीय रूप होते हैं। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि द्रव के गैस में बदलने की क्रिया को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, द्रव को गैस में बदलने की क्रिया को कहते हैं। आपका पहला ऑप्शन है गलनांक, ऑप्शन 2 है हिमांक, ऑप्शन 3 है वाष्पीकरण और ऑप्शन 4 है संघनन। तो देखिए, आपका सबसे पहला ऑप्शन है गलनांक। तो गलनांक को इंग्लिश में कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब हो गया कि जिस टेम्परेचर पे कोई भी सॉलिड लिक्विड स्टेज में पिघल जाता है, मतलब जब कोई ठोस पिघल के द्रव अवस्था में आता है उसे हम गलनांक कहते हैं। तो ये तो हमारा ऑप्शन है नहीं। इसके बाद आता है हिमांक। हिमांक का मतलब हिम का मतलब होता है आपका वर्ग। तो मतलब इस तरीके से हिमांक का मतलब होगा जमना। तो मतलब जब कोई लिक्विड जम के सॉलिड स्टेज में पहुंच जाता है तो उसे कहते हैं हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट। इसे इंग्लिश में कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। इसके बाद तीसरा आपका ऑप्शन है वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण का क्या मतलब होता है? जब कोई लिक्विड गर्म होने के बाद वेपर में चेंज हो जाता है। जब कोई लिक्विड गर्म होकर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो इसे कहता है वाष्पीकरण। और इसके बाद है आपका फोर्थ संघनन या कंडेंसेशन। जब कोई गैस ठंडी होके द्रव अवस्था में आती है तो आपकी ये होती है संघनन या कंडेंसेशन। तो इस क्वेश्चन का आपका थर्ड ऑप्शन सही है। कौन सा? वाष्पीकरण। ये हो गया आपका थर्ड ऑप्शन सही। कौन सा? वाष्पीकरण। इसके बाद आपका पांचवा क्वेश्चन है आपका, चना मटर की जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला जीवाणु क्या है? चना तथा मटर की जड़ों की गांठों में पाया जाने वाले जीवाणु। आपके ऑप्शन है राइजोबियम, ऑप्शन नंबर 2 है क्लास्ट्रीडियम, ऑप्शन नंबर 3 एजोटोबैक्टर और ऑप्शन नंबर 4 लैक्टोबैसिलस। तो देखिए, आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है इसका वो सही है। क्या है? राइजोबियम। राइजोबियम होता है ये चना और दलहन फसलों में उनकी जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको पांचों एमसीक्यू समझ में आ गए होंगे। इसके बाद अब हम बात करेंगे अतिलघुत्तरी प्रश्न की। चलिए अब हम बात करते हैं अतिलघुत्तरी प्रश्न की। अतिलघुत्तरी पोर्शन में आपका पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर क्या होता है? क्या है क्वेश्चन? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर क्या होता है?
तो देखिए इसका बहुत ही आंसर आसान है। इसमें वायुमंडल में जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो देखिए जो आपकी CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो एक ग्रीन हाउस गैसेस होती है। अगर वो बढ़ेगी तो ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट बढ़ जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का गैस का इफेक्ट बढ़ेगा तो आपके टेम्परेचर में वृद्धि हो सकती है। और आप ये चीजें और भी लिख सकते हैं, अगर किसी बंद कमरे में ज्यादा लोग भरे हो और कमरा बिल्कुल सील हो, फिर उसमें वहां पे क्या करते हैं, जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, थोड़ी देर बाद क्या होता है, कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो रही तो हम लोगों को सांस लेने में थोड़ी घुटन सी महसूस होने लगती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने का ये भी थोड़ा बुरा इफेक्ट पड़ सकता है क्या, कि हमें सांस लेने में दिक्कत आ सकती है अगर बहुत ही ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है आपका, जड़ किसे कहते हैं, पौधों में पाई जाने वाली जड़ कितने प्रकार की होती है। तो देखिए जड़ क्या होती है, पौधे का वह भाग जो आपका जमीन के अंदर पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, जड़। क्या है, पौधे का वह भाग जो जमीन के अंदर पाया जाता है। पौधे के जैसे जमीन के ऊपर के भाग में आपका क्या होता है, तना होती है, पत्तियां होती, फल फूल होते हैं, लेकिन जो जड़ें होती है वो जमीन के अंदर पाई जाती है। तो इन भागों को हम क्या कहते हैं, पौधे की जड़ें कहते हैं। जड़ आपकी मुख्यतः दो प्रकार की होती है, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़ें। कौन कौन सी, मूसला और अपस्थानिक जड़ें। चलिए इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है। क्या है क्वेश्चन, कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है। देखिए ये उत्तोलक या लीवर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं काफी इंपॉर्टेंट होता है। आपका सेकंड सेमेस्टर में ये टॉपिक था, थर्ड में नहीं है सिलेबस में, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपने इसे अच्छे से पढ़ लिया होगा तो आपसे ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो देखिए जो कैंची होती है इसमें क्या होता है, कैंची इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट होती है। इसमें क्या होता है, यहाँ से हम लोग फोर्स लगाते हैं, क्या करते हैं, यहाँ से दाबते हैं, तो यह क्या हो गया आपका आयास। और बीच में एक पॉइंट होता है, वो क्या होता है, जहां से ये चीज घूमने के लिए स्वतंत्र होती है उसे कहते हैं अलंब। अब जहां से हम लोग कपड़ा काटते हैं उस पोर्शन को क्या कहते हैं, वर्ग केवल या भार। तो एक ये कैंची का फिगर हो गया क्या, कि जहां से हम लोग दबाते हैं आयास, जहां से बीच में स्वतंत्र होती है घूमने के लिए जिस पॉइंट से, वो होता है आपका अलंब। और उसके बाद आगे पोर्शन से हम कपड़ा काटते हैं। तो ये जो कंडीशन होती है वो आपकी किसमें होती है, ऐसी जिसमें जो अलंब होता है आयास और भार के बीच में होता है, वो होता है आपका प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। तो जो कैंची है आपकी वो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। क्यों, क्योंकि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक की ये कंडीशन होती है कि जो आप उसका अलंब होता है वो आयास और भार के बीच में होता है। तो आपकी जो कैंची हो गई वो हो गई प्रथम श्रेणी की उत्तोलक। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पॉलीथीन बहुलक के दो उपयोग लिखिए। क्या है, पॉलीथीन बहुलक। जो हमारी पॉलीथीन होती है वो बहुलक होती है, कार्बनिक आइटम होते हैं, उनमें ही उसका बहुलक होती है, एक सीरीज होती है, सीधे करके ऐसे करके पॉलीथीन की CH सिंगल बॉन्ड 1 2 3, ये ऐसे एक सीरीज होती है पूरी एन टाइम तक, मतलब बहुलक पॉलीमर इसीलिए पॉलीथीन को, थीन जो होता है वो आपका कार्बन का ही कंपाउंड होता है, थीन, उसी में हमने पॉली कर दिया, मतलब बहुत सारे थीन, तो इस तरीके से इसका नाम होगा पॉलीथीन। तो जो पॉलीथीन का उपयोग किस चीज में कर सकते हैं, देखिए आपका पॉलीथीन का उपयोग तार का ऊपरी आवरण बनाने में। जो हमारे लाइट वाले तार है, कोई भी तार आते हैं इनके अंदर कॉपर या एल्यूमिनियम का तार बना रहता है, उसके ऊपर जो प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है वो आपकी पॉलीथीन की बनी होती है। इसके अलावा पॉलीथीन के हम पॉली बैग यूज करते हैं, थैलियां यूज करते हैं। इसके अलावा हमारे जो पाइप आते हैं, पीवीसी पाइप आते हैं या जो भी पाइप आते हैं प्लास्टिक के बने हुए, उनमें भी पॉलीथीन बहुलकों का उपयोग किया जाता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। क्या है, दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। तो देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि दूर दृष्टि दोष क्या होता है। तो आपका जो दूर दृष्टि दोष, इसका मतलब क्या होता है कि आपको दूर की चीजें क्लियर दिखाई होती हैं। इसमें ऐसा नहीं होता कि दूर की चीजें ना दिखाई दे, इसमें यह होता है कि तो आपको दूर की चीजें क्लियर दिखाई देती है लेकिन पास की चीजें क्लियर नहीं दिखाई देती हैं। तो ये होता है आपका दूर दृष्टि दोष। और इसे दूर करने के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है, इसे दूर करने के लिए आपका उत्तल लेंस यूज किया जाता है। क्यों, कि उत्तल लेंस जो होता है वो क्या करता है, बाहर की जो चीजें होती है, दूर आने वाली जो प्रकाश की रेज है, उन्हें हमारे एक ही पॉइंट पे सेंटर पे केंद्रित करता है। उत्तल लेंस की क्या प्रॉपर्टी होती है, उत्तल लेंस की प्रॉपर्टी होती है जो बाहर से आने वाली जितनी भी प्रकाश की किरणें हैं उन्हें क्या करता है, वो लेंस के बाद
यहाँ से जितनी भी लाइट रेज जाएंगी वो एक जगह पे जाके केंद्रित होती जाती है, मुख्य फोकस पर केंद्रित होती जाती है। तो हमारे पास जो भी प्रकाश की किरणें दूर से आ रही होती हैं वो हमारे बिल्कुल रेटिना पे आके बनने लगता है उनका प्रतिबिंब, और हमें क्लियर दिखाई देने लगता है। तो दूर दृष्टि दोष में क्या करते हैं, हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा जंतु मरुस्थलीय वातावरण के लिए उपयुक्त है और क्यों? क्या है, कौन सा जंतु मरुस्थलीय वातावरण के लिए उपयुक्त है और क्यों? तो आप सभी लोग जानते हैं कि मरुस्थलीय वातावरण के लिए जो सबसे उपयुक्त जंतु होता है वो होता है आपका ऊंट। क्यों? क्योंकि एक तो ऊंट में आपके अनुकूलन की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, वो किसी भी सिचुएशन में बहुत जल्दी अनुकूलित हो जाता है। इसके अलावा आपका जो ऊंट होता है उसके कुबड़ में पानी स्टोर किया जा सकता है, वो काफी सारा पानी स्टोर कर लेता है और काफी दिनों तक उस पानी को यूज कर करके अपना जीवन यापन करता रहता है। इसके अलावा क्या होता है कि ऊंट के जो पैर होते हैं वो गद्देदार होते हैं, जिससे मरुस्थली में रेतीली जमीन पे चलने में वो काफी ज्यादा सहायक होते हैं। इसलिए ऊंट को रेगिस्तान का है मरुस्थल का जहाज भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन का आपका आंसर उम्मीद करते हैं समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद आपके आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो आपके जो लघु उत्तरीय सेक्शन है उसका आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, क्या है, प्राकृतिक संपदा क्या है, इसके संरक्षण के उपायों को लिखिए। क्या है, प्राकृतिक संपदा क्या है, इसके संरक्षण के उपाय बताइए। तो प्राकृतिक संपदा क्या होती है, देखिए ऐसे पदार्थ जो हमें प्रकृति के द्वारा निःशुल्क प्राप्त होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संपदा कहते हैं। जैसे हमारा जल हुआ, मिट्टी हुआ, धूप हुई, सूर्य से जो रोशनी आती है वो भी हमारी नेचुरल हो गई, मिट्टी, जल। इसके अलावा बरसात का जल, जो भी चीजें हैं जो हमें नेचुरली है वातावरण से मिलती हैं वो आपकी हो जाती है प्राकृतिक संपदा। इसमें आपकी ऑक्सीजन भी आती है, वायु भी आती है, हर चीज आती है। अब बात करें इनके संरक्षण के उपाय, तो देखिए अगर हम वृक्षारोपण करते हैं तो इससे क्या हो जाता है, आपके जल अधिग्रहण के जो क्षेत्र होते हैं, मिट्टी का कटाव जहाँ से जल के बहाव होता है, तो उससे क्या होता है आपका मिट्टी का भी एक तो उपयोग हो जाता है और जल में भी काफी ज्यादा वर्षा कराने में भी वन जो वृक्ष होते हैं उनका काफी बड़ा योगदान होता है। तो एक तो इनके लिए यह है कि आप वृक्षारोपण करें, इससे क्या होगा आपकी जो प्राकृतिक संपदा है वो बढ़ेगी, वृक्ष बढ़ेंगे, इससे आपको बरसात में वो फायदा मिलेगा, बारिश जब होती है तो मिट्टी के कटाव में भी फायदा मिलता है। इसके अलावा क्या होती है, जब वृक्ष ज्यादा होते हैं तो उससे क्या होता है वातावरण में ऑक्सीजन का जो संतुलन है वो बना रहता है, तो इससे टेम्परेचर में भी कमी नहीं रहेगी, टेम्परेचर ज्यादा नहीं होगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा फैक्ट है वृक्षों का, जो हमारे प्राकृतिक वातावरण के संरक्षण के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इसके अलावा क्या है कि वनों की जो हम अंधाधुंध कटाई करते हैं उसे रोकना चाहिए, वन संरक्षण करना चाहिए। इसके अलावा जो हम खनिज संसाधन हमें मिलते हैं प्रकृति से, जैसे आपके हो गया पेट्रोलियम या कोयला, तो इनका हमें अपने यूज के हिसाब से केवल उतना ही यूज करें जितना हमें जरूरत है, फालतू में इनका यूज करके वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसे संसाधन है जो कभी खत्म भी हो सकते हैं। कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये आपका खत्म भी हो सकता है। तो ये हो गया आपके प्राकृतिक संसाधन और उनके संरक्षण के उपाय। इसके अलावा क्या है, आपका क्वेश्चन नंबर 13 है कि ऊष्मा संचरण की कितनी विधियां हैं, किसी एक विधि के बारे में बताइए। ऊष्मा संचरण मतलब ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो स्थानांतरित होती है उसे कहते हैं ऊष्मा संचरण, और इसकी कितनी विधियां हैं, किसी एक विधि के बारे में हमें बताना है। तो आपका जो ऊष्मा संचरण होता है इसकी होती है 3 मुख्य विधियां। क्या होती है, ऊष्मा संचरण की 3 मुख्य विधियां होती हैं। कौन कौन सी होती है, सबसे पहली होती है चालन, दूसरी होती है संवहन और तीसरी होती है विकिरण। क्या होती है, चालन, संवहन और विकिरण। तो हमसे कहा गया इसमें किसी भी एक विधि के बारे में बताइए। तो देखिए हम आपको यहाँ पे तीनों विधियों के बारे में बता देंगे, बाकी एग्जाम में आपसे एक ही के बारे में पूछा गया। तो सबसे पहले आपकी ये बात चालन की, कि चालन क्या होता है। तो जब ऊष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो और उसमें जो माध्यम होता है उसके कण एक जगह पे स्थिर रहते हैं। क्या होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर और माध्यम के कण जो है वो स्थिर रहता है। तो इस प्रकार की जो ऊष्मा स्थानांतरण या ऊष्मा संचरण होती है उसे हम कहते हैं चालन। जैसे जब हम किसी बर्तन में चम्मच को डालते हैं तो क्या करते हैं, अगर बर्तन को धीरे धीरे गर्म करते हैं तो क्या होता है, चम्मच का आगे वाला सिरा बर्तन में डूबा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे करके चम्मच जो ऊपर तक गर्म हो जाता है। तो इससे क्या होता है, आप देख सकते हैं क्या कि हमने चम्मच का आगे वाला सिरा नीचे डाला था, लेकिन धीरे धीरे करके ऊष्मा के कारण वो ऊपर तक गर्म हो गया। तो देखिए वो तो ठोस था, सॉलिड था, उसमें उस जो माध्यम के कण है वो अपनी जगह स्थिर रहे, लेकिन ऊष्मा का जो आदान प्रदान था वो इस कॉर्नर से लेकर पीछे वाले कॉर्नर तक हो गया। तो आपका ये हो गया आपका चालन, मतलब ऐसा चलन जिसमें माध्यम के कण
अपनी जगह पे स्थिर रहते हैं, लेकिन ऊष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो जाता है, वो आपका होता है चालन। इसके बाद दूसरी विधि की बात करेंगे, संवहन। देखिए जो आपकी चालन वाली प्रोसेस होती है वो हमेशा किसमें होती है, सॉलिड में, लेकिन एक एक्सेप्शन है पारा। पारा एक ऐसी धातु होती है जो लिक्विड में होता है, लेकिन तो उसके अंदर भी ये क्वालिटी पाई जाती है। अब बात करेंगे दूसरी संवहन विधि की। संवहन क्या होता है, उसमें क्या होता है, चालन की ऐसी विधि जिसमें माध्यम के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित होते हैं और इसके माध्यम से ही क्या हो जाता है, आपका ऊष्मा का संचरण होता है। ये किसमें, जैसे आप इसका एग्जाम्पल देख लें, जैसे पानी, अगर हम किसी बर्तन में जब पानी गर्म करते हैं तो आपका क्या होता है, सबसे पहले बर्तन के नीचे वाले बर्तन में कंटेनर, जैसे मान लीजिए ये बाउल है, इसमें हम अगर पानी गर्म कर रहे हैं, नीचे से हीट देते, तो सबसे पहले जो आपका जो नीचे वाला पानी होता है ये गर्म होना स्टार्ट होगा। जब ये गर्म हो जाएगा तो इसके अणु मूव करेंगे, जो ऊपर की तरफ मूव करेंगे, और जो आपके ऊपर के अणु होते हैं वो नीचे की तरफ मूव करेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, जो आपका पानी होता है पहले नीचे की लेयर गर्म होगी, वो वाली लेयर गर्म होकर ऊपर जाएगी, ऊपर वाली लेयर नीचे आएगी, और इस तरीके से क्या होता है, नीचे के अणु ऊपर की ओर गति करते हैं, ऊपर के नीचे। तो इस तरीके से आपका जो चालन होता है, ऊष्मा का जो संचरण होता है, इसे कहते हैं संवहन। और ये किसके लिए होता है, ये होता है आपका द्रवों में। जब द्रवों का हम द्रव जब गर्म होते हैं तो उसमें इसी विधि के कारण ही द्रव गर्म होते हैं। जितने भी आपके लिक्विड होते हैं वो सब इसी विधि से गर्म होते हैं। इसके बाद बात करते हैं तीसरी विधि की। तीसरी होती है आपकी विकिरण। विकिरण क्या होता है, जब ऊष्मा का चालन एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है, लेकिन उसमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्या मतलब है कि उसके अणु भी नहीं एक दूसरे के पास जाएंगे, ना तो उसमें संचरण होगा, मतलब ना संवहन होगा ना चालन होगा, अणु स्थिर भी रहेंगे और ऊष्मा का आदान प्रदान भी होता है। तो ऐसी जो प्रोसेस होती है उससे कहते हैं विकिरण। और ये किसमें होता है, ये होता है गैसों में। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे हम जब सूर्य को देखते हैं, सूर्य से हमारे पास किरणें आती हैं, धूप आती है, लेकिन धूप के साथ साथ ऊष्मा भी आती है, लेकिन उस ऊष्मा को कोई माध्यम नहीं होता है, ना तो वो सॉलिड के थ्रू आती, ना वो लिक्विड के थ्रू आती। सूर्य इतनी दूर है, वहां से लेकर यहाँ तक भी जो भी ऊष्मा आती है वो विकिरण के द्वारा ही हमारे पास तक आती है, उसमें कोई माध्यम नहीं होता है। तो ये होती है आपकी ऊष्मा की तीन चालन की विधियां, तीनों आपको हमने तीनों बता दी। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, प्रतिजैविक दवाएं किन्हें कहते हैं, इनका क्या उपयोग होता है। क्या है क्वेश्चन, प्रतिजैविक दवाएं किन्हें कहते हैं, इनका क्या उपयोग होता है। तो आपका जो प्रतिजैविक दवाई, उसको इंग्लिश में कहते हैं एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक दवाएं उसमें कहते हैं जो बैक्टीरिया को मारती है, मतलब जो बैक्टीरिया के खिलाफ दवाएं काम करती है, उन्हें कहते हैं प्रतिजैविक दवाएं। और उनका उपयोग क्या था, उनका उपयोग ये होता है जो अगर हमें वायरल या वायरस से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती उनमें इसका उपयोग किया जाता है। तो ये होता है इनका उपयोग। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के। क्वेश्चन नंबर 15 है, पत्तियों के क्या कार्य है लिखिए। क्या है, पत्तियों के क्या कार्य है लिखिए। ये क्वेश्चन देखिए आपको फर्स्ट सेमेस्टर के साइंस से पूछा गया है, क्योंकि आपके इस सिलेबस में तो है नहीं, लेकिन काफी इजी है। पत्तियों के कार्य कोई भी बता सकता है। तो पत्तियों का जो सबसे मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में क्रिया द्वारा पौधों के लिए भोजन बनाना, मतलब पौधे के लिए जो भोजन बनाने का कार्य करती है, एक तरीके से पौधों की कुकर जो उनके लिए भोजन बनाते हैं वो क्या है, पत्तियां। पत्तियों के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल जो होता है वो जल और कार्बन डाइऑक्साइड की साथ मिलकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की क्रिया करता है, जिससे पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसके बाद आपके क्या होता है, पत्तियां जो थी वो वाष्पोत्सर्जन का कार्य करती हैं। वो क्या होता है, पत्तियों में जो पानी की मात्रा अधिक होती है या कम होती, वो वातावरण के साथ उन्हें वाष्पोत्सर्जन करती है, पानी को गैस में करके उन्हें वाष्पित कर देती है। इसके अलावा पत्तियों में जो क्लोरोफिल पाया जाता है उसके चक्कर में जो पत्तियों का रंग होता है वो हरा होता है। तो ये हो गया आपके पत्तियों के कार्य जो पौधे के लिए होते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। क्या है क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो देखिए प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन, ये चैप्टर आपने 10th में अच्छे से पढ़े होंगे फिलहाल, लेकिन आपको यहाँ पे याद नहीं होंगे अगर आपने दोबारा उसके बाद कभी नहीं पढ़ा है तो चलिए हम आपको बताते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो सबसे पहले बात करेंगे क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन। तो जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या हो जाती है, वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है।
अब माध्यम क्या हो सकता है, जैसे सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से गैस में या गैस से सॉलिड में, किसी भी माध्यम में जाएगी तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, प्रकाश का अपवर्तन। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे अगर आपने कभी देखा होगा कि आप अपने घर में बकेट बाल्टी में पानी भरिए और इसमें एक स्टिक डाल दीजिए। क्या करेंगे, बाल्टी में पानी भरिए और उसमें एक स्टिक डालिए। जब आप स्टिक डालेंगे तो आप देखेंगे क्या, जो हमारी छड़ ऐसे पड़ी थी, पानी में जाने के बाद थोड़ी सी तिरछी आपको दिखेगी ऊपर की तरफ। ये क्या होता है, ये होता है आपका प्रकाश का अपवर्तन। क्या, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसे ही कहते हैं। और इसके अलावा भी आपने एग्जांपल्स देखे होंगे, अगर कोई प्रकाश की किरण, ये देखिए आपका जो छड़ वाला कॉन्सेप्ट है वो यही है केवल, क्योंकि प्रकाश की किरण देखिए ऊपर जो होता है वो आपके एयर होता है, नीचे होता है लिक्विड। तो जब ऊपर एयर होता है नीचे लिक्विड होता है तो आपकी जो प्रकाश की किरण है वो विचलित हो जाती है अपने मार्ग से, इसलिए हमें वो दिखाई देता है। आप अगर उसे ट्रांसपेरेंट में भी देखेंगे तब भी आपको दूर से वो अलग अलग दिखाई देंगे कि वो सीधी जाके ना थोड़ी तिरछी हो गई। अब हमसे पूछा कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम, हमसे एग्जाम में पूछा अपवर्तन के नियम। तो देखिए आपके अपवर्तन नियम क्या होता है कि, चलिए हम आपको एक बार सीधे बता ही देते हैं। ये है, ठीक है, ये प्रकाश के अपवर्तन के लिए हमने मान लिया। और मानिए ये प्रकाश की किरण यहाँ तक आई, क्या ये एक प्रकाश की किरण है, ये आई, यहाँ पे आपका हमने मान लिया कौन सा, सॉलिड, और यहाँ पे मान लिया हमने गैस। क्या हुआ, ये प्रकाश की किरण आई और सॉलिड से गैस में गई, तो ये कायदे में तो क्या होना चाहिए, ये ऐसे करके बिल्कुल सीधे सीधे निकल जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इनका दोनों का मीडियम अलग है, तो सीधी से आगे थोड़ी डिफरेंट होगी। तो जब ये डिफरेंट होगी तो ये प्रकाश की किरण थोड़ी तिरछी हुई आपको निकलती हुई दिखाई देगी। इस तरीके से ये प्रकाश की किरण है, ये ऐसे तरीके से निकल के दिखाई देगी। तो यहाँ पे क्या बात करते हैं, इसमें जो आपका पहला नियम होता है वो होता है आपकी आपतित किरण। तो आपकी जो पहली वाली किरण है ये वाली, इसे हम कहते हैं आपतित किरण। और उसके बाद क्या आता है, दूसरा है पॉइंट अपवर्तित किरण। तो आपकी जो दूसरी वाली निकल के जाती है वो होती है अपवर्तित किरण। और उसके बाद तीसरा पॉइंट है अभिलंब। आपका ये होता है, ये होता है आपका अभिलंब। ये क्या था, तीनों एक ही तल में होते हैं। तल क्या है हमारा, ये। तो इस आपका जो प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम है वो ये कहता है आपकी आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों ही एक ही तल में होते हैं। ये एक बिंदु है, यहाँ पे देखिए अपवर्तित किरण, आपतित किरण, आपतित अपवर्तित और अभिलंब तीनों एक ही तल में, एक ही सरफेस में है। तो ये होता है आपका अपवर्तन का पहला नियम। इसके बाद क्या आता है, किसी एक ही प्रकार के, एक ही रंग के प्रकाश के लिए जो भी एक प्रकाश की किरण आती है उसके लिए जो आपतन कोण होता है और अपवर्तन कोण होता है, ये आपका आपतन कोण कौन सा होगा, ये, और अपवर्तन कोण कौन सा होगा, ये, सॉरी ये नहीं, ये। अभिलंब के साथ जो कोण बनते हैं, आपतित किरण का जो अभिलंब के साथ कोण बनता है वो आपका आपतन कोण, और जो अपवर्तित किरण का जो अभिलंब के साथ कोण बनता है वो होता है अपवर्तन कोण। तो क्या होता है, आपके जो आपतित किरण और आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों की जो ज्या होती है, साइन होता है, वो हमेशा निश्चित अनुपात में होता है। इसे क्या कहते हैं, साइन आई अपान साइन आर। ये क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, निश्चित अनुपात में होते हैं, नियतांक। ये होते हैं आपके प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम। दूसरा नियम ये होता है, और इसी नियम को ही हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम। क्या कहते हैं, स्नेल का नियम। ये क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम के रिगार्डिंग भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे सीधे एग्जाम में पूछ सकते हैं ऐसे कि स्नेल का नियम क्या होता है। आपके एग्जाम में आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, 1 नंबर में भी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे कहा गया कि उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है, बताइए। क्या है, उत्तल दर्पण के द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, ये हमें बताना है। तो देखिए अवतल दर्पण जो होता है उसमें प्रतिबिंब की अलग अलग कंडीशन होती है, लेकिन उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की बस एक ही कंडीशन होती है। क्या होती है, यह तो हो गया आपका उत्तल दर्पण क्या होता है, ऐसा दर्पण, ऐसा गोली दर्पण, गोली पृष्ठ जिसके विपरीत पृष्ठ पर कलई होती है और आगे का जो पृष्ठ होता है उभरा हुआ भाग, उससे प्रकाश का परावर्तन होता है, तो वो होता है आपका उत्तल दर्पण। और इसकी कंडीशन में क्या होता है कि कोई भी प्रकाश, इसमें जो
उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वो दर्पण के पीछे होता है और इसमें जो भी प्रकाश की किरण आती है, प्रकाश की किरणों को गिरने के 3 नियम होते हैं। क्या? मुख्य अक्ष, जो ये रेखा होती है इसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष। तो जो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं और जो मुख्य फोकस पर जाने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। और एक होता है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर होकर जाती हैं। तो आपका ये देखिए प्रकाश की किरणें जो भी इसमें आपका प्रतिबिंब बनेगा वो जाके एक ही सिचुएशन में बनता है। क्या है? उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब हो? तो उत्तल दर्पण में कोई भी वस्तु कहीं पे भी दर्पण के सामने कहीं पर भी रखी होती है, उसका प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य बनता है। आपका जो मुख्य फोकस होगा ये आपका दर्पण का दूसरा फोकस होगा, आपका जो मुख्य फोकस होगा वो एफ, और ध्रुव आपका हो गया ये, जहां से दर्पण ये मुख्य जहां पे लेंस को काटती है वो होता है आपका ध्रुव। तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में ही आपका जो है उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब बनता है। हर सिचुएशन में आपकी वस्तु यहाँ पे कहीं पे भी रखी कितनी भी दूर पे, उसका प्रतिबिंब हमेशा एक ही जगह पे बनता है उत्तल दर्पण पे। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसका लास्ट क्वेश्चन है जो आपका सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता क्या है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 आपके पेपर का लास्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म जीवों की क्या उपयोगिता होती है। तो सूक्ष्म जीवों का देखिए इनका सबसे मुख्य कार्य क्या होता है, जो आपके हानिकारक पोषक तत्व होते हैं उनको परिवर्तित करता है। क्या है? जो भी आपके हानिकारक पोषक तत्व होते हैं उनके परिवर्तित करते हैं, मतलब ये घटक का कार्य करते हैं एक तरीके से। दूसरा, सूक्ष्म जीव बहुत सारी रासायनिक क्रियाओं में भी काम में आते हैं। आपकी जो भी रासायनिक क्रिया होती है ज्यादातर सूक्ष्म जीवों, जैसे दूध से दही का बनना, ये एक रासायनिक प्रक्रिया होती है और ये तभी संभव होती है जब सूक्ष्म दूध से दही का बनना, इस प्रक्रिया में एक सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है, उसे कहते हैं लैक्टोबैसिलस। मतलब जब तक ये बैक्टीरिया नहीं होगा तब तक आपका दही नहीं बनेगा। दूध से दही बनने की प्रक्रिया में इसका उपयोग किया जाता है, इसी के द्वारा ही दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया थी वो संचालित होती है। इसके अलावा सूक्ष्म जीवों का बहुत ज्यादा उपयोग दवाइयों में भी होता है। जो आपकी एंटीबायोटिक दवाई होती है वो मुख्यतः सूक्ष्म जीवों से ही बनाई जाती है। तो ये हो गया आपकी सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता और ये हो गया आपके जो तीसरा प्रश्न पत्र है 3rd सेमेस्टर का, उसके पूरे पेपर का सोल्यूशन। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो को पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाले हर वीडियोज को अपडेट आपको टाइमली मिलते रहे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।